हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ऐसा समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से तीन तीन कम है। इसके लिए हमने यहाँ एक प्रश्न लिखा है जिसमें एक समीकरण दिया गया है और हमें कहा गया है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इस दिए गए समीकरण के मूल से तीन तीन कम है। तो छात्रगण, ऐसे समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए समीकरण को x-3 से बार बार विभाजित करना होता है। यदि हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से तीन तीन कम है, तो ऐसा समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए समीकरण को x-3 से बार बार विभाजित करना होगा। अगर हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करना हो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से दो दो कम है, तब हमें x-2 से दिए गए समीकरण को बार बार विभाजित करना होगा। अगर दिए गए समीकरण से हमें एक ऐसा समीकरण प्राप्त करना हो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से एक एक कम है, तब हमें दिए गए समीकरण को x-1 से बार बार विभाजित करना होगा। मूल को दो दो कम करने के लिए x-2 से बार बार विभाजित करेंगे, तीन तीन कम करने के लिए x-3 से बार बार विभाजित करेंगे, एक एक कम करने के लिए x-1 से बार बार विभाजित करेंगे। इस प्रश्न में हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से तीन तीन कम है। मतलब हमें इस समीकरण को x-3 से बार बार विभाजित करना होगा। तो चलो हम हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिया गया समीकरण लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम दिया गया समीकरण है। समीकरण लिख देते हैं x⁴ प्लस x⁻³ माइनस 3x² x प्लस 2 = 0। ये है अपना समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे हम वह समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण एक के मूलों से तीन तीन कम है। समीकरण एक को x-3 से बार बार विभाजित करने पर प्राप्त होगा। अतः समीकरण एक को x-3 से बार बार भाग देने पर गुणांक लिखने की प्रक्रिया निम्न है। लिखने की प्रक्रिया निम्न है। तो देखो हमें क्या करना है, दिए गए समीकरण को x-3 से बार बार विभाजित करना है। यदि दिए गए समीकरण को x-a से बार बार विभाजित करना हो, तब हमें x-a = 0 लिखकर x का मान प्राप्त करना होता है और x के उस मान को h के बराबर लिखना होता है। यहाँ हमें दिए गए समीकरण को x-3 से बार बार विभाजित करना है। तो x-3 को 0 के इक्वल लिखने पर x का एक मान 3 होगा। x के इस मान 3 को h के इक्वल लिखेंगे यहाँ h = 3। इसके बाद दिए गए समीकरण के यहाँ गुणांक लिखना होता है। जैसे दिए गए समीकरण में x⁴ का गुणांक 1 है, उसको लिखेंगे। फिर कुछ दूरी पर x⁴ का गुणांक लिखेंगे, फिर x⁴ का गुणांक, फिर x का गुणांक और फिर अचर पद। अब देखो बार बार विभाजित करने की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हमें h के इस मान 3 का गुणा पहले गुणांक में करके प्राप्त गुणनफल को अगले गुणांक के नीचे लिखना होता है। x का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इस 3 को अगले गुणांक के नीचे लिख देंगे और इसे फिर हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ 4 प्राप्त होगा। अब हम
3 का गुणा इस 4 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे और फिर हम जोड़ देंगे इसको भी। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा। फिर 3 का गुणा इस 9 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखना होता है और फिर जोड़ देना होता है। यहाँ जोड़ने पर हमें 26 प्राप्त होगा। फिर 3 का गुणा 26 में करेंगे और अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे और फिर इनको यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ने पर यहाँ 80 प्राप्त होगा। अब ये जो हमने प्रक्रिया दोहराई है, ये जो हमने यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की थी भाग देने की, इस प्रक्रिया को फिर से एक बार दोहराना होता है। लेकिन अगली बार जब हम इस भागफल की प्रक्रिया को दोहराएंगे तो उस प्रक्रिया में इस 80 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि यह 80 अपना शेषफल होता है। इस 80 शेषफल 80 को अगले बार विभाजन की प्रक्रिया से अलग करना है, इस प्रकार लाइन खींच के, ठीक है। और बचे हुए ये जो गुणांक है, इन गुणांकों को लेकर फिर से भाग विधि को दोहराना है। अब हम 3 का गुणा 1 में करेंगे और प्राप्त मान को 4 के नीचे लिखेंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, उस 3 को ये 4 के नीचे लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर यहाँ 7 प्राप्त होगा। अब 3 का गुणा 7 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे। 3 का गुणा 7 में अगले गुणांक के नीचे लिखने के बाद इसको जोड़ देंगे। फिर 3 का गुणा 30 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे और फिर जोड़ देंगे हम। जोड़ने पर यहाँ पर प्राप्त होगा 116। इसके बाद हम इस विधि को फिर से दोहराएंगे। इस भाग विधि को फिर से दोहराते समय अब हम इस अंतिम शेषफल 116 को भाग विधि से अलग कर देंगे, इस प्रकार लाइन खींच के। अब हम 3 का गुणा 1 में करके इस 7 के नीचे लिखेंगे और फिर जोड़ देंगे। जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 10 में करके अगले गुणांक 30 के नीचे लिखेंगे और फिर यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ने पर यहाँ पर 60 प्राप्त होगा। अब हम अगली बार भाग देते समय इस 60 को भी भाग विधि से अलग कर देंगे। अब 3 का गुणा 1 में करके इस 10 के नीचे लिखेंगे और फिर हम जोड़ देंगे। इस प्रकार जब इस प्रकार से सीढ़ीनुमा श्रृंखला हमें प्राप्त हो जाए तो विभाजन प्रक्रिया को यहीं पर रोक देना है। और ये सीढ़ीनुमा श्रृंखला प्राप्त होने के बाद ये जो हमें गुणांक प्राप्त हुए हैं, ये जो अंतिम गुणांक जो प्राप्त हुए हैं, इन अंतिम गुणांक को लेकर अभिष्ट समीकरण लिखना है। यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट समीकरण निम्न होगा। अच्छा देखो, अभिष्ट समीकरण लिखने के लिए क्या करना है, ये हमारा पहला गुणांक होगा भाग विधि के बाद प्राप्त। यह पहला गुणांक, यह दूसरा गुणांक, ये तीसरा गुणांक, ये चौथा गुणांक और ये लास्ट गुणांक। इन गुणांकों में क्रमशः x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और अचर पद 80 का गुणा करके जोड़ देना है। पहले गुणांक में x की घात 4 का गुणा करेंगे, दूसरे गुणांक में x की घात 3 का गुणा करेंगे और ये तीसरे गुणांक में x की घात 2 का गुणा करेंगे, चौथे गुणांक में x की घात 1 का गुणा करेंगे और पांचवें गुणांक में 1 का ही गुणा करेंगे। 1 का गुणा मतलब x की घात 0 का गुणा, x की घात 0 1 होता है और इक्वल टू 0 लिख देंगे। इस प्रकार से हमें यह अभिष्ट समीकरण प्राप्त होगा। तो ध्यान रहेगा छात्रगण, जब हमें ऐसा समीकरण प्राप्त करना हो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से 3 कम है, तब ऐसा समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें दिए गए समीकरण को x-3 से बार बार विभाजित करना होता है। x-3 से बार बार विभाजित करने के लिए यहाँ पहले h का मान लिखेंगे। h का मान लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x-3 को 0 के इक्वल रख कर देखेंगे कि x का मान कितना प्राप्त होता है। x के इसी मान को h के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद दिए गए समीकरण के गुणांक लिखेंगे। 3 का गुणा पहले गुणांक में करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी योगफल प्राप्त होगा उस योगफल में 3 का गुणा करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे।
फिर योगफल में 3 का गुणा करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे। फिर योगफल में फिर 3 का गुणा करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे। अब हमें इस प्रक्रिया को पुनः दोहराना होता है, लेकिन फिर से इस प्रक्रिया को दोहराते समय ये अंतिम जो शेषफल मतलब अंतिम ये जो गुणांक प्राप्त हुआ है, इस गुणांक को भाग विधि से पृथक करना है, इस प्रकार से लाइन खींच के। और उसके बाद 3 का गुणा इस गुणांक से करके इस 4 के नीचे लिख देना है। फिर इनका योगफल लिखना है, फिर 3 का गुणा इस योगफल में करके अगले गुणांक के नीचे लिखना है, और फिर इनको जोड़ देना है। 3 का गुणा इस योगफल में करके अगले गुणांक के नीचे लिखना है, फिर इनको जोड़ देना है। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराना है, लेकिन अगली बार जब इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो ये अंतिम गुणांक 116 को हम भाग विधि से अलग कर देंगे, इस प्रकार लाइन खींच के। और फिर से हम 3 का गुणा 1 में करके इस अगले गुणांक 7 के नीचे लिखेंगे और इनको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। फिर 3 का गुणा 10 में करके अगले गुणांक 30 के नीचे लिखेंगे, इनका योगफल यहाँ लिखेंगे। फिर अगले बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराते समय इस अगले अंतिम गुणांक 60 को भाग विधि से अलग कर देंगे, भाग प्रक्रिया से अलग कर देंगे। फिर 3 का गुणा 1 में करके इस गुणांक 10 के नीचे लिखेंगे और इनका योगफल यहाँ लिखेंगे। और फिर इस प्रकार से सीढ़ीनुमा श्रृंखला प्राप्त करेंगे। जब सीढ़ीनुमा श्रृंखला प्राप्त हो जाए तो भाग विधि को यहीं पर स्टॉप कर देना है। और उसके बाद अभिष्ट समीकरण लिखने के लिए देखो यहाँ पर दिया गया समीकरण 4 घात का था, इसलिए अभिष्ट समीकरण लिखने के लिए हम समीकरण को 4 घात से लिखना प्रारंभ करेंगे। पहले गुणांक में x की 4 घात का गुणा करेंगे, दूसरे में x की 3 घात का गुणा, तीसरे में x की 2 घात का गुणा, चौथे में x की 1 घात का गुणा और 5वें गुणांक में x की 0 घात का गुणा करेंगे। और इन गुणनफलों के योग को 0 के बराबर लिख देंगे, जिससे अभिष्ट समीकरण प्राप्त होगा और यही अपना आंसर होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है। अब इसके बाद इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।